हेलो दोस्तों, ये मेरी पहली कहानी है और इस कहानी में एक एम्पायर दिखाया गया है और इस एम्पायर के अंदर कई सारे छोटे छोटे किंगडम आते हैं। हमारा हीरो भी यहाँ एक किंगडम का राजकुमार है जिसको कि एम्पायर के द्वारा धोखा दिया गया और बाद में उसके किंगडम को जला दिया गया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी आप कहानी की शुरुआत इसके में आसमान पार्ट दिखाया कंटिन्यू जाता है, करने की मुझसे उसमें दो कह पक्षी सकते हैं उड़ते हैं। उसके और बाद जो में एक मेरी सुंदर गलतियां कैसल हैं उन्हें दिखाया जाता कमेंट के है, माध्यम से उसके बताएं चारों जिससे ओर कि मैं उन्हें सुंदर घर सुधार बने कर हुए सकूं हैं और और अच्छी हमारी वीडियो कहानी आप की पहुंचा शुरुआत में सकूं। अब आसमान कहानी हम दिखाया स्टार्ट जाता करते है। हैं। हमारी कहानी की शुरुआत में आसमान दिखाया जाता है, उसमें दो पक्षी उड़ रहे हैं। उसके बाद में एक सुंदर कैसल दिखाया जाता है, उसके चारों ओर सुंदर घर बने हुए हैं और हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से है। एक स्टैचू दिखाया जाता है, स्टैचू के चारों ओर चहल पहल है। वहीं पे दो सिपाही आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक सिपाही दूसरे सिपाही से कहता है कि आजकल राज्य में बहुत शांति है। दूसरा सिपाही उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि ये शांति भी कोई शांति है, ये लंबे समय के लिए नहीं, राइवल हम पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। और दांत भींचते हुए कहता है कि ये छोटे से राज्य के बेवकूफों को लगता है कि ये हमारे एम्पायर पे आक्रमण करके हमें हरा सकते हैं। लंबा वाला सिपाही उसको देख के हंसने लगता है और हंसते हुए हाँ में हाँ मिलाता है। फिर लंबा वाला सिपाही बोलता है कि फिर भी राज्य में काफी दिनों से शांति है, मेरे को लगता है कि इन लोगों ने गिव अप कर दिया है। तभी मूंछ वाला सिपाही कहता है कि मुझे लगता है कि राइवल्स को इंपीरियर नाइट्स ने शायद खत्म कर दिया होगा, इसलिए वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर एक स्टैचू दिखाया जाता है और वह दोनों बातें करते हैं कि काश ये सही हो और हमारे राज्य में शांति लंबे समय तक बनी रहे। सीन चेंज होता है और एक डंजन में जाता है, वहाँ मसाल जल रही है और वहाँ पे कुछ लोग मिलकर के प्लान बना रहे हैं राज्य पे आक्रमण करने का, एम्परर को खत्म करके एम्पायर को किस तरह से हराए जिससे कि अपने किंगडम का बदला ले सके। उनमें से एक लीडर होता है, बाकी के सभी उसके लोग साथ ही होते हैं। हम इस बंदे को लीडर ही बुलाएंगे। कि लीडर बोलता है कि हमारे सब अपने राज्य को पाने का हम पे यही एक लाख मौका है, मुट्ठी बीचते हुए बोलता है लीडर। और वह हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है इस प्लान में तुम्हारी भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी, लोगन मैकलाइन। ये हमारा एमसी है। हमारा एमसी उसे देखकर हमें फिर रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो बाहर निकल आता है, उसके पीछे पीछे एक सिपाही और आता है, तेजी से दौड़ता हुआ चलने लगा है और हमारे एमसी से पूछता है कि सर लोगन, आप निश्चित ही हमारे राज्य के प्रति समर्पित रहे होंगे। हमारा हीरो बोलता है इसका क्या मतलब? ये सीक्रेट टॉम के बारे में है जिसको बचाने के लिए हमारे कई सिपाहियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है और साम्राज्य से उसकी रक्षा की है। हमारा हीरो तुम्हें सीक्रेट टॉम की जिम्मेदारी दी गई है, राज्य तुम्हारे पीछे सबसे पहले आएगा। फिर हमारा हीरो कहता है ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया है, तुम जानते हो कि मेरे को लीडर ने ये जिम्मेदारी खुद सौंपी है। तभी वो सिपाही कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें एशियंट लैंग्वेज पढ़ना आता है इसलिए तुम्हें ये जिम्मेदारी दी गई है और तुम ही सबसे ज़्यादा इसमें खतरे में रहोगे। फिर सिपाही कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें ये प्राचीन भाषा पढ़ने आती है इसीलिए तुमने इसकी जिम्मेदारी ली है जिसके लिए हमारे किंगडम के कई सिपाहियों ने अपनी जान दे दी है। एमसी कहता है बस बहुत हुआ, अब अपने साथियों का तुम अपमान कर रहे हो। भाई एकदम डर जाता है। एमसी अपने मन में सोचता है ये तुम्हारे किंगडम के लिए नहीं है, ये मेरे बदले के लिए भी है। एकदम सीन चेंज होता है और वो अपनी पुरानी याददाश्त में चला जाता है जब वो अपने भाई के साथ में तलवार की प्रैक्टिस कर रहा होता है और सामने उसके चांद पे एक तलवार पड़ती है और वो जमीन में गिर जाता है। सब लोग आसपास के लोग फुसफुसा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है। मास्टर लोनियल तो अभी 3 साल से ही तलवार चलाना सीख रहे हैं, लेकिन ये मास्टर लोगन तो 10 साल से सीख रहे हैं, फिर भी ये इनसे हार गए। उसका भाई कपते हुए कहता है कि ब्रदर, उसकी तरफ देख के उसकी चिंता कर रहा होता है। हमारा एमसी जमीन में पड़ा हुआ होता है। वो इतनी बातों को सुन के चारों ओर बेइज्जती सुनता है और साथ में कुछ लोग कह रहे होते हैं कि नहीं है, कुछ लोग उसके भाई की प्रतिभा की तारीफ कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही प्रतिभाशाली है जिसने अपने भाई को हरा दिया और मास्टर लोगन तो अपने छोटे भाई से ही हार गया। हमारा एमसी जमीन में पड़ा है, इतनी सबों की बातें सुन रहा हो। मैकलाइन हाउस का तो भविष्य भी चिंता में है जिसका बड़ा बेटा ही नालायक निकला। इतनी बात सुन के हमारा हीरो गुस्से में आ जाता है, अपनी तलवार पकड़ता है, पॉइजन छोड़ देता है जिससे कि उसके भाई को काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन वो मरता नहीं है। तो सीन चेंज होता है, अपने पिता के सामने खड़ा होता है हमारा और उसके पिता उसको डांट रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई को जहर देने के लिए। हमारा एमसी भी घबराया हुआ होता है और उसका दिल धक धक कर रहा होता है। वो कहता है कि ये मैंने बहुत गलत कर दिया है, अब मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ। उसका पिता कहता है दांत पीटते हुए कि तुम्हारी ये वाली जो गलती है ये इसको माफ करने लायक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकालता हूँ। ये सुनकर हमारा एमपी की हालत खराब हो जाती है। वो फिर अपने महल से निकल जाता है और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। कई साल बाद जब वो योद्धा बन जाता है तो वो वापस आता है और वापस आता है तो कहता है कि मैं लेट हो गया। उसके चारों ओर उसका कैसा जल रहा होता है। तभी एक चौराहे पे 2 महिलाएं आपस में बात कर रही होती हैं। क्या तुमने सुना है कि आज नगर के चौक पर के सामने किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया
किया जा रहा है। उस दोषी का नाम क्या है तो ये बताते हैं, उसका नाम है लोनियन मैकलाइन। ये सुन के हमारा एमसी तेजी से मुड़ता है और सीधे भागता हुआ चौराहे की तरफ भागता है। तभी आसपास के लोग बात कर रहे होते हैं कि हमने सुना है वो तो ऑरा यूजर है जो कि लड़ाई में सबसे आगे खड़ा हुआ था। अचानक उसका भाई दिखाई जाता है। हमारा एमसी अपने भाई को देखता है, कह लोनियन नहीं, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। यहीं पे एक आदमी उसके भाई को पकड़ा हुआ होता है। वो देखो, यह उन लोगों का भाग्य है जो एम्पायर के विरुद्ध कार्य करते हैं। और एक फरसा चलता है और लोनियल का सर अलग हो जाता है और उसके सर को ऊपर उठा के जोर से चिल्लाता है और भीड़ देख के उसको जोर जोर से चिल्लाने लगती है, एम्पायर की जय हो, एम्पायर की जय हो, एम्पायर की जय हो। अपने भाई का कटा हुआ सर देख के हमारा हीरो रोते हुए कहता है कि मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा तुमसे। सीन चेंज होता है और एम्पायर के कैसल पर आ जाता है। कैसल दिखाया जाता है। उसके बाद एक सिपाही दिखाया जाता है जो चिल्ला रहा होता है जोर से, इसे पकड़ो, वह लाल सिर वाले कमीने के पास सीक्रेट रूम है, इसे पकड़ के लाओ। और हमारा एमसी तेजी से आगे की तरफ निकलता है और उसके पीछे 4-5 सिपाही भाग रहे होते हैं। पहले वह निकलता हुआ सीधे चला जाता है और फिर जोर जोर से सांस लेके हाँफने लगता है। अचानक वह एक दरवाजे के सामने आ जाता है और रुकता है। एक सिपाही उसके पीछे तुरंत आता है, कहता है वो वहाँ है। हमारा एमसी तलवार को टाइट पकड़ता है और आ रहे सिपाही के ऊपर स्ट्राइक करता है और दोनों की तलवारें आपस में जोर से टकराती हैं और हमारा तलवारें आपस में जोर से टकराती हैं और वो सिपाही को हमारा एमसी पीछे की ओर ढकेल देता है। वो पीछे से थोड़ा सा खिसकता है और चौंक जाता है एकदम और फिर गुस्से में आकर जोर से एक स्ट्राइक और लगाता है। लेकिन इतनी देर में हमारा एमसी एक स्लैश मारता है और उस गर्दन को काट देता है। चारों में खून फैल जाता है। दूसरा सिपाही देख के दंग रह जाता है, पीछे से तुरंत हमला करता है। तभी हमारा एमसी तुरंत तेजी से उसके नीचे आता है और उस पर हमला करता है जोर से और उस पर भी एक स्लैश मारता है जिससे कि उसकी भी गर्दन कट जाती है। चारों ओर खून फैल जाता है। तभी पीछे से एक सैनिक आता है और जोर से उसको स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी तुरंत पीछे मुड़ता है और उस पर जोर से एक तलवार का एक और स्लैश मारता है जिससे कि वो भी मर जाता है और उनको गाली देते हुए बोलता है कि ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। तब तक और सिपाही उसके चारों ओर आने लग जाते हैं और उसे चारों ओर से घेरने लगते हैं और उसे चारों ओर से घेरने के बाद में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्पायर के खजाने को लूटने की? गाली देते हुए बोलते हैं। हमारा हीरो खड़ा होता है, चारों ओर से सिपाहियों ने उसे घेर रखा होता है और चारों ओर से गिर जाने पर धीमे से सांस को छोड़ता है और फिर बोलता है, मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है, अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। और एक पिल निकालता है ब्लू कलर की और उसको जोर से क्रश कर देता है और उसमें से तेज लाल रोशनी निकलती है। अचानक हमारे हीरो के चारों ओर लाल एनर्जी फैल जाती है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा। बहुत लाल एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है और सब ब्लास्ट के बाद चारों ओर लाल लाइट फैल जाती है। कैसल के दूर दूर तक लाल लाइट फैल जाती है और कांच के टुकड़े बहुत दूर दूर तक उड़ते हुए जाते हैं। अचानक घोर अंधेरा फैल जाता है। हर एक दिन जिसमें मैंने अपने लिए से अतीत के लिए बदला के लिए पछतावा किया है और हमारा हीरो सोचता है कि मैंने अपने पूरे जीवन भर बदले का पछतावा किया है। फिर और ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरे की गहराई सपना था कि मैं एम्पायर के नहीं ये मैं पूरा ना कर सका और मेरी मृत्यु हो गई और वो अंधेरे की गहराइयों में नीचे जाता जा रहा होता है। वो अपने पूर्वजों से क्षमा मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आप लोगों का बदला नहीं ले पाया। और हमारा एमसी अफसोस करते हुए कहता है कि मैं ये जीवन में ये अफसोस नहीं छोड़ पाया और माफ़ी मांगता है अपने पूर्वजों से। मुझे उम्मीद और कहता है मुझे उम्मीद थी कि मैं अपना बदला ले पाऊँगा और उम्मीद करता है कि अगर मैं मरने के बाद अपने पूर्वजों से मिलूँ तो उनसे मैं खुद ही माफ़ी मांग लूँगा। हमारा एमसी बेड से उठता है और अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है कि ये मेरे सर में दर्द कैसा है, क्या मरने के बाद भी सर में दर्द होता है? कमरे का दरवाज़ा खुलता है। सर्वेंट, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? हमारा एमसी सर्वेंट को ध्यान से देखता है और बोलता है, क्या तुम हो? सर्वेंट बोलता है, जी हाँ मैं ही हूँ, रिक आपका पर्सनल सर्वेंट। सर्वेंट बोलता है, हमारे एमसी की तबीयत की चिंता करते हुए बोलता है कि सर आप ठीक हैं? तो हमारा एमसी मन में सोचता है कि ये रिक तो लगभग 30 साल पहले मर चुका था। फिर हमारा एमसी बोलता है, रिक तुम जिंदा हो? सर्वेंट ये सुनते ही डर के मारे उसकी आत्मा ही शरीर से बाहर निकल आती है। चीखते हुए अपना सर पकड़ लेता है और घबरा कर बोलता है, जल्दी जाओ फिजिशियन को बुलाओ, सर पागल हो गए, सर की याददाश्त चली गई, जल्दी जाओ। चारों ओर पूरे महल में हंगामा मच जाता है, सब लोग अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। सर्वेंट कह रहा तो जल्दी करो, देर मत करो, जल्दी जाओ फिजिशियन को बुला के लेके आओ। कुछ लोग फिजिशियन को बुलाने के लिए निकल जाते हैं। सबों के चेहरे पर डर होता है, ताज्जुब होता है और हैरानी से भाग रहे होते हैं इधर उधर। एमसी चुपचाप सब
कुछ देख रहा होता है और उसके चेहरे पे चिंता होती है कि यार ये क्या हो रहा है। अचानक एमसी की नजर बाहर की ओर जाती है। यहाँ कुछ सैनिक तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो शील्ड पे और झंडों पे अपना किंगडम का निशान देख के एकदम चौंक जाता है और घबराते हुए सोचता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और उसका छोटा भाई कमरे में एंटर करता है और अपने भाई को आवाज देते हुए बोलता है, भाई आप ठीक तो हो। हमारा एमसी जैसी आवाज सुनता है, कमरे में अचानक एक आवाज सुनाई देती है। हमारा एमसी आवाज सुनकर चौंक जाता है और सोचता है ये आवाज तो लोनियल की है। तभी कमरे के अंदर एक लड़का झिझकता हुआ कमरे के अंदर एंटर करता है। ये भाई है एमसी का, इसका नाम लोनियल है। हम इसे एमसी का भाई ही बोलेंगे। हमारा एमसी पहले की यादों में खो जाता है। जब मेरा भाई पहले मेरे जन्म में मुझसे पहले स्पेयरिंग मैच में जीतने के बाद मेरे पास आया तो मैंने गुस्से में आकर उसे कॉन्कुवाइन का बेटा कहकर अपने कमरे से भगा दिया। लेकिन लोनियल ने मुझे कभी कोई भी मुझसे कंप्लेंट नहीं, चाहे मैंने उसे कितना भी बेइज्जत किया। उसके बाद हमारी कभी लंबी बातचीत नहीं हुई। अब हमारा एमसी प्रेजेंट में आ जाता है और अपनी पुरानी यादों की वजह से अपना सर पकड़ लेता है। सर्वेंट को लगता है कि यंग मास्टर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो एमसी के भाई से कहता है कि मुझे लगता है यंग मास्टर की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उन्हें आराम की जरूरत है, आपको उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। तभी एमसी सीधा बैठ जाता है और अपने भाई को अपने पास बुलाता है। उसका भाई झिझकते हुए उसके पास जाता है कि हमारे एमसी का ऐसा व्यवहार देखा सर्वेंट भी सोच में पड़ जाता है कि आज यंग मास्टर को हुआ क्या है, क्या इनकी तबीयत ज्यादा ही खराब है। तभी लोनियल एमसी का जो भाई है एमसी के पास आ जाता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है, भाई मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से और ज्यादा केयरफुल रहूंगा। हमारा एमसी भाई से कहता है कि मैं एकदम। हमारा एमसी रूम से बाहर आता है और अपने पिता से मिलने के लिए जाता है। यहाँ उसके पिता ने उसे बुलाया होता है, जो कि एक फैमिली हेड है। जैसे वो रूम से बाहर निकल के आता है, उसको देखकर सभी मेड और सर्वेंट डर जाते हैं। सबों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सब अपने आप को बचाने लगते हैं और किनारे से दुबक के निकलने लगते हैं। जो कपड़े लेके आ रही होती है वो हमारे एमसी से टकरा जाती है और टकराने के बाद में हमारे एमसी से माफ़ी मांगने लग जाती है। हमारा एमसी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसको चिंता ना करने के लिए कहता है और कहता है कि कोई बात नहीं है। लेकिन एमसी जैसी हमारे हीरो का चेहरा देखती है डर जाती है और बार बार और घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगने लग जाती है। हमारा एमसी सोचता है कि ये लोग मुझे देख के डर रहे हैं क्योंकि पहले मेरा व्यवहार ऐसा ही था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। लेकिन इनको ये बात समझने में समय लगी। अचानक जो मुझ में बदलाव आए हैं को ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनको ये समझने में समय लगेगा और मैं इनको दिखाऊंगा कि मैं एक अलग ही इंसान बन गया हूँ। लेकिन ये सब कुछ हमारा एमसी अपनी खतरनाक हंसी के साथ बोल रहा होता है और वो वाकई में बहुत खतरनाक लग रहा होता है। फिर हमारा एमसी आगे जाता है और वो अपने फादर के दरवाजे के सामने आके खड़ा हो जाता है। उसके आगे एक सर्वेंट होता है। सर्वेंट उसके फादर जो कि फैमिली हेड है उनसे पूछता है कि आपसे लोगन मिलने आया है, क्या वह अंदर आ सकता है। एमसी अपनी पुरानी यादों में खो जाता है कि मेरे पिता ने मुझे नकार दिया था। मैं ये समझता था कि मेरे पिता एक बेकार पिता हैं जिन्होंने अपने बेटे को रहम नहीं किया और उनको अपने बेटे को अपने राज्य से भगा दिया। लेकिन मेरी सोच कितनी खराब थी, मैं बिल्कुल बेवकूफ़ था। तभी दरवाज़ा खुल जाता है। हमारा एमसी अभी भी सोच में ही होता है और वो बोलता है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अपने बेटे को नकारते समय इन्हें कितना दुख दर्द हुआ होगा, इनका कितना दिल टूटा होगा। अब एमसी के सामने उसके पिता खड़े होते हैं और अपने पिता को देख के वह भावुक हो जाता है। वह अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं आ गया हूँ। एमसी के पिता घूमते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, लोगन। एमसी अपने फादर से को इतने दिनों बाद देखकर इमोशनल होता है और अपने ही मन में अपने पिता से माफ़ी मांगने लगता है। उसके पिता उससे पूछते हैं कि बेटा तुम इंजर्ड तो नहीं दिखाई दे रहे हो। अब एमसी के पिता का नाम बताया जाता है। एमसी के पिता का नाम है पेडियर मेकलाइन। हमारा एमसी अपने फादर की ओर देखते हुए सोचता है कि मुझे इनसे मिले हुए 20 साल हो गए हैं, इनके लिए तो मैं रोज़ाना ही इनके पास था। एमसी अपने फादर से माउंटेन पर ट्रेनिंग करने के लिए परमिशन लेने के लिए आया होता है। वह अपने फादर से कहता है कि फादर मुझे माउंटेन पर जाकर ट्रेनिंग करनी है। कि फादर चौंकते हुए बोलते हैं, क्या तुम अपनी ट्रेनिंग माउंटेन पर करना चाहते हो। हमारा एमसी सोचता है एम्पायर से अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए यही एकमात्र तरीका है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, अपने किंगडम के सोल्जरों को ट्रेन करना होगा और उन्हें नए हथियार देने होंगे। ये सब करने के लिए चाहिए पैसा। और सोचता है लेकिन हमारी फैमिली तो
प्रसिद्ध है अपनी दरिद्रता के लिए। असल में एमसी की फैमिली पे पैसे नहीं होते हैं और वो गरीब फैमिली होती है, इनके पास इनकम के ज़्यादा स्रोत नहीं होते हैं। और सोचता है कि लेकिन एक झटके में पैसा कमाने का एक तरीका है, वह घटना जो 3 महीने बाद होगी। ये हमारी फैमिली के 1 साल के बजट के बराबर पैसा कमाने का अवसर है कि उस समय की तैयारी के लिए मुझे और स्ट्रांग होना होगा, जिससे कि मैं अपने बोलने का अधिकार प्राप्त कर सकूं। एमसी के पिता एमसी से कहते हैं, क्या तुम अपने छोटे भाई से हारने के बाद भागने की सोच रहे हो? तो असल में उसके पिता को लगता है कि ये एक निकम्मा लड़का है और ये हमारे एमसी के फादर को लगता है कि कहीं ये ऐसा हारने के बाद भागने की तो नहीं सोच रहा है, इसलिए उसके फादर उससे बोलते हैं। एमसी बोलता है, नहीं, मुझे एहसास है कि मैं पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहा था। देरी होने के बावजूद भी मैं अपनी लाइफ चेंज करना चाहता हूँ। उसके फादर कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा हार्ट चेंज हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने के लिए कोई अनुमति नहीं दे सकता। एमसी सोचता है, मुझे पता था कि इनको मनाना इतना आसान नहीं होगा, और बोलता है, मुझे एहसास हुआ है कि इतने लंबे समय से मेरा बिहेवियर सही नहीं था। फादर, मैं तुम्हारे बहाने सुनकर परेशान हो चुका हूँ, जाओ यहाँ से। एमसी बोलता है, फादर, मैंने दूसरों पर दोष लगाने के अलावा कुछ नहीं किया है और मैंने अपने फेलियर्स को कभी भी नहीं अपनाया। मैं बेवकूफ था। ट्रेनिंग में मैं अपने बिहेवियर पर भी काम करना चाहता हूँ। प्लीज फादर, मुझे परमिशन दे दीजिए। उसके पिता उसका ये दृढ़ संकल्प देखकर कहते हैं, मुझे तुम्हारे पुराने बहानों से कुछ अलग लग रहा है। मैं तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति दे सकता हूँ। और कितने समय के लिए जा रहे हो? हमारा एमसी बोलता है, मैं 3 महीने के लिए अपनी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। उसके फादर कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने भाई को हराने के लिए इतना टाइम काफी होगा? एमसी कहता है कि मेरा ये ट्रेनिंग अपने भाई को पीछे छोड़ने के लिए नहीं है फादर। एमसी के फादर कहते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम सच में बदल गए हो। ठीक है। एमसी भी खुश हो जाता है। एमसी जाने के समय उसके फादर उसे बुलाते हैं, लोगन, अभी बसंत का समय चल रहा है, माउंटेन्स पर रात में काफी ठंड हो जाती है, गर्म कपड़े ले जाना मत भूलना। एमसी खुश होते हुए बोलता है, ठीक है फादर। और अपने पिता को समझाने और परमिशन लेने के बाद हमारा एमसी माउंटेन पर ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाता है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। फॉरेस्ट में हमारा एमसी किसी जगह को देखते हुए बोलता है, ये ठीक है, और उस जगह पर ट्रेनिंग करने के बारे में तैयारी करने लग जाता है। और सोचता है कि इस फॉरेस्ट में केवल मैं फैमिली, मेन ब्लड लाइन की फैमिली के लोग ही यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए मुझे और लोग कोई परेशान नहीं करेगा। एमसी एक पेड़ को देखते हुए बोलता है कि यह कितना बड़ा है, मैं अपनी ट्रेनिंग किसी और को नहीं दिखा सकता हूँ। और अपने बैग में से एक बुक निकालते हुए कहता है, ये रहा, फैंटम ब्लेड सीक्रेट टेक्निक। यह सीक्रेट टेक्निक को पिछले जन्म में मैंने याद किया था और जला दिया था ताकि ये एम्पायर के हाथों में न लग पाए। असली बुक के कवर पर गोल्डन हॉक बना हुआ था। ये सीक्रेट टोम की एक टेक्निक होती है और इसे प्राचीन काल में जिस हीरो ने बनाया था उसने दुनिया पर राज करने वाले ड्रैगन को इस टेक्निक से हराया था और बाद में मनुष्य युग का उदय किया था। मैंने इसे सीक्रेट लैंग्वेज में लिखा है जिससे कोई इसे पढ़ ना सके। और खुश होते हुए सोचता है कि मैं इसे दोबारा यूज कर पाऊंगा। असल में हमारे हीरो ने इसे पहले यूज किया था तो इसे पूरी तरह से नहीं कर पाया था। इस बार वह सोचता है कि मैं इस टेक्निक को अच्छी तरह से कर पाऊँ। अगर मैंने इसे सही तरीके से लिखा है तो ये टेक्निक मुझे पूरी तरह से सीख लेने के बाद मुझे एम्पायर के और यूजर और आर्कमेज से डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। सोचते हुए और कह रहा है कि मैं इस बार जरूर इस टेक्निक को सीखूंगा। पहले इसे सीखने के लिए मैं काफी बूढ़ा हो चुका था, मुझ पर मौका है, मैं ये करके रहूंगा। अपनी मुट्ठी को कसते हुए अपनी मुट्ठी में अपने ओरा को इकट्ठा करता है और बोलता है, मैं अब ये करके रहूंगा। अब इस टेक्निक के बारे में बताया जाता है। ये टेक्निक शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाइफ एनर्जी का यूज करती है। ये टेक्निक फैंटम ब्लेड टेक्निक का मेन फाउंडेशन होती है। इस टेक्निक में अपने हार्ट के पास अपने ओरा का एक कोर बनाना होता है। हमारा एमसी अपने हार्ट के पास एक ओरा का कोर बनाने लगता है और सोचता है कि ऐसा करने में अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। मैं भी अपने पिछले जन्म में इसे करने में फेल हो गया था। मुझे ऐसा लगता है कि इस जन्म में मेरी पावरों में कुछ पहले से सुधार आया है। अगर मैं 3 दिन और 3 रात तक इसकी ट्रेनिंग करता रहूं तो मैं ये कर सकता हूँ। हमारा एमसी 3 दिनों तक इसकी ट्रेनिंग करता रहता है। एमसी की अचानक आँख खुलती है और मैंने तो ये कोर बना लिया। एमसी के हार्ट में एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और एमसी का हार्ट एनर्जी से भरने लगता है। एमसी खुश होते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लंबे सूखे के बाद आज बारिश हुई। खुश हो जाता है। अगर इस टेक्निक पर विश्वास किया जाए तो एमसी अपनी स्वॉर्ड को उठाते ही हमारा एमसी अपने पैर को जमीन पर मारता है तो जमीन चटक जाती है और एमसी में से ऑरा एनर्जी निकलने लगती है और
और उसकी स्वॉर्ड में इकट्ठा होने लगती है और एमसी अपनी स्वॉर्ड में सारा ऑरा इकट्ठा करके एक स्लैश में से एनर्जी वेव के रूप में आगे निकलते हुए आगे चली जाती है। हमारा एमसी सोचता है कि मेरा शरीर और मेरे सेंसेस पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत शार्प हो गए हैं। हमारा एमसी सोचता है कि मुझे अपनी स्किल का यूज अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को सुधारने के लिए करना चाहिए और सांस छोड़ते हुए सोचता है कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है मैं ये करने में कैसे कामयाब हो गया, लेकिन अगर मैं इसी ट्रेनिंग करूँ तो 3 महीनों में मैं और भी पावरफुल हो जाऊंगा। और जोश में कहता है अब और ट्रेनिंग करने का टाइम। ट्रेनिंग में लग जा रहा है। कुछ टाइम बाद 3 महीने बीत जाते हैं। आज हमारे एमसी का लास्ट होता है। वो पेड़ के सामने खड़ा वो विशाल पेड़ को देख रहा होता है। देखते हुए बोलता है कि ये टेक्निक 10 स्वॉर्ड आर्ट में से एक है जो सीक्रेट रूम में लिखने में यूज करता हूँ। टेक्निक में यूज करता हूँ। एमसी अपनी तलवार को उठाते हुए और जोर चिल्लाता है टाइम वेस्ट लगा और अपने शरीर और स्वॉर्ड में और करने लगा है और सोचता है आज मुझे और एक लाख स्वॉर्ड में से एनर्जी वेव जाती है। ये एनर्जी वेव इतनी बड़ी होती है सामने पेड़ से टकराती है और ये तगड़ा ब्लास्ट होता है। हमारा एमसी थक बैठ जाता है और लंबी सांस ले रहा होगा। आखिरकार मैंने कर दिया। सामने पेड़ का आधा हिस्सा उड़ जाता है। इतना पावरफुल ब्लास्ट हुआ होता है। हमारा एमसी जोर से हंसने लगा है और सोचता है ये कुछ ऐसा नहीं है जो कोई नया और यूजर सके। ये पावर तो मेरी कल्पना से भी बाहर। और अपने कांपते हुए हाथों को देखते हुए बोलता है मैं इस पावर का यूज अभी सिर्फ एक बार ही। मैंने अब अपने टारगेट को काफी पीछे छोड़ दिया है। अब मैं अपने फादर को बिना शर्म के अपनी प्रोग्रेस के बारे में बता सकता। लेकिन फिर अपना थोड़ा मुंह बना लेता है और कहता है उससे पहले शायद मुझे नहा लेना चाहिए। हमारे एमसी में बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। एमसी के फादर का पहले दिखाया जाता है और वहां से चलाने की आवाज आ रही होती है कि तुमने अभी क्या कहा। एक नाइट दिखाया जाता है जिसके ग्रीन वाल है। ये कहता है कि जो एमसी से बोल रहा होता है कि तुम्हें लॉर्ड से मिलने के लिए पहले से टाइम लेना होगा। एमसी गुस्से में अपॉइंटमेंट क्या मेरे फादर की तबीयत